वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। एज यूजुअल जैसे कि मैं आपको बायोलॉजी में पढ़ा रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया मेल सेक्स ऑर्गन, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद अब नंबर आता है गैमीट के फॉर्मेशन का। तो गैमेटोजेनेसिस में मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं लास्ट वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और लास्ट वीडियो को जरूर देखिए। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाइए, आप सब्सक्रिप्शन बटन को पुश कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बेल आइकन को भी दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, जिससे कि आप मेरे वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पा सकें। राइट, इसी के साथ में इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, फीमेल गैमीट फॉर्मेशन की अगर मैं बात की जाए सो फीमेल गैमीट फॉर्मेशन, हम अभी ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस में फीमेल गैमीट फॉर्मेशन को हम कहते क्या हैं? इस प्रोसेस को हम कहेंगे oogenesis। ठीक है, तो oogenesis में आते हैं मतलब एग का या ओवम का फॉर्मेशन। देखिए, मेल में क्या था कि मेल जब प्यूबर्टी अटेन कर देता है, प्यूबर्टी अटेन होने के बाद कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जिन्हें आप एंड्रोजन्स बोलते हैं। उनके सीक्रेशन के बाद और भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, FSH, LH, और उसके बाद फिर क्या होता है कि गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। फीमेल जब बर्थ नहीं ले चुकी होती है उसके पहले ही फीमेल में गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि हर फीमेल जब वो पैदा होती है, जब वो बर्थ लेती है, तो उसके बर्थ के बाद बर्थ के टाइम ही उसमें नंबर ऑफ एग का जो स्टॉक होता है वो फिक्स होता है। तो हर फीमेल मैं ये कह सकता हूं कि हर फीमेल अपने एक पर्टिकुलर एग के स्टॉक के साथ पैदा होती है। मतलब वो अपने लाइफ स्पान में मैक्सिमम कितने एग प्रोड्यूस कर सकती है ये उसके बर्थ के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। राइट, सो एवरी फीमेल बेबी दे बॉर्न विद देयर पर्टिकुलर एग स्टॉक। राइट, तो अब हम बात करेंगे कैसे ये होता है और कैसे किस तरह से मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंस है। अब यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं जर्मिनल एपिथेलियम की, तो देखिए ओवरी हमारी यहां पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ओवरी में क्या होता है कि पहले एक फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, छोटी सी फॉलिकल का। फिर वो फॉलिकल थोड़ी सी बड़ी होती है। फॉलिकल बड़ी होने के बाद इसके अंदर कुछ ग्रैनुलर सेल इकट्ठा हो जाती हैं और फॉलिकल बड़ी हो जाती है। ये ग्रैनुलर सेल डिसॉल्व हो जाती हैं और यहाँ पर एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। इस वैक्यूल जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग एंट्रम कहते हैं। राइट, एंट्रम के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर एक बड़ी सी मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके अंदर एग क्लोज्ड होता है और एग के चारों तरफ यहाँ पर छोटी छोटी सेल्स यहाँ पे लगी होती हैं। तो एंट्रम के बाद इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, है ना। एक मैच्योर फॉलिकल को आप ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो आती है और रप्चर हो जाती है। ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर हो जाने के बाद एग बाहर आ जाता है और इसके बाहर बहुत सारी ग्रैनुलर सेल्स लगी हुई होती हैं। एग रिलीज हो जाता है। एग रिलीज हो जाने के बाद अब ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। इस पूरी प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। लेकिन आखिर ये प्रोसेस ओवरी के अंदर कैसे चलती है इसको यहां पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहां पर इसका ये मतलब है कि यहां पर जब भी एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो एग का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जिन सेल से स्टार्ट होता है उन सेल्स को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल, तो देखिए जर्मिनल एपिथेलियल सेल से एग का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो यहां पर ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप कोरिलेट कर पाएं कि एक्चुअली इन दोनों की प्रोसेस में क्या सिमिलरिटीज है। नॉर्मली बुक्स में आप देखते हैं सिर्फ एक फ्लो चार्ट दिया होता है, लेकिन उसके साथ में ओवरीज को डिस्क्राइब नहीं किया जाता। हम दोनों चीज एक साथ पढ़ेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट बेहतर बिल्ड हो जाएगा और हम पिक्चर को ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। आइए समझते हैं बात को। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल जब बच्ची फीटस स्टेज में होती है, मतलब वो अपने मदर के वॉर्म के अंदर होती है, उसी समय ये प्रोसेस उसकी ओवरी में स्टार्ट हो चुकी होती है। आप कमाल की बात देखिए। राइट,
तो होता क्या है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल में वहां पर माइटोसिस स्टार्ट होती है। माइटोसिस मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, और मैं फिर से बताता हूं। माइटोसिस जो होती है, माइटोसिस को हम कहते क्या है, माइटोसिस को आप कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को आप इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक डिप्लॉइड सेल से, मतलब जिसमें 46 क्रोमोसोम है, यहां हम 2n हैं, तो एक डिप्लॉइड सेल से 2 डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, और दोनों डिप्लॉइड सेल में 2n मतलब कि 46 क्रोमोसोम होंगे, राइट। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में और डॉटर सेल में इक्वल रहते हैं, इसीलिए आप इनको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो यहां पर जब फीटस स्टेज में होती है तो यहां इक्वेशनल डिवीजन ही होता है। इक्वेशनल डिवीजन में जर्मिनल एपिथेलियल डिवाइड करती है, डिवाइड करके पहले 2 सेल्स बनाती हैं। ऑब्वियसली हमेशा माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनती हैं, तो 2 सेल बनती हैं, फिर 2 से 4 सेल बनती हैं। इस तरह से जिन सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो डिवीजन के बाद बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। माइटोसिस के थ्रू डिवीजन के साथ जिन सेल्स का फॉर्मेशन होता है उनको हम ऊगोनियम या बहुत सारी सेल को ऊगोनिया बोलते हैं, और इन्हें एग मदर सेल भी कह सकते हैं। अब ये एग मदर सेल यहां पर डिवीजन स्टॉप हो जाता है। डिवीजन स्टॉप होने के बाद, अभी ये स्टैंडर्ड ये फीटस में ही चल रहा है, डिवीजन स्टार्ट होने के बाद तो इस वाली स्टेज को हमने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन फेज या प्रोलिफरेशन फेज। ये वो फेज है जिस फेज में आप कि oogonia डिवाइड होकर के अपने नंबर्स को बढ़ा लेती हैं, राइट। अब आइए आते हैं आगे। इसके बाद ये डिवीजन रुक जाता है। डिवीजन रुक जाने के बाद अब इसमें ग्रोथ होती है, राइट। यहां पर ग्रोथ स्टार्ट होती है। ग्रोथ होने का मतलब क्या होता है, ग्रोथ फेज में हम ये कह सकते हैं कि यहां पर डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो ग्रोथ का मतलब होता है 2 चीजें, एक तो इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती है, प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन कंपोनेंट बनते हैं, फूड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और डीएनए का रेप्लिकेशन या यूं कहें डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल भी बनता है, प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, और सेल अपने साइज को बढ़ा लेती है। सेल के साइज को बढ़ा लेने के बाद अब ये इनलार्ज हो जाती है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इस सेल को जिसका साइज बढ़ चुका है, अभी भी 2n सेल ही है क्योंकि अभी इसमें मियोसिस नहीं हुई है, इनको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte जो होती हैं, अब ये क्या होती है, प्राइमरी oocyte, यहां पर मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस स्टार्ट होने के बाद, मियोसिस में आपने पढ़ा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, है ना, टीलोफेज। तो ये जितनी सारी फेजेस होती हैं उनमें से मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज होती है, उसी प्रोफेज में मियोसिस फर्स्ट की, याद रखेंगे, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज में ये पॉज हो जाती है। और पॉज स्टेट में, ये कब की स्टेट है, जब बच्चा फीटस स्टेट में है, अभी बेबी ने बर्थ नहीं लिया है। तो जब कोई बेबी बर्थ नहीं लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज में पॉज हो जाती हैं, और पॉज होने के बाद अब यहां पर बर्थ हो जाती है। तो जब बच्चे की बर्थ हो जाती है, बर्थ होने के बाद बिफोर ओवुलेशन, एग निकलने से पहले, जब एवोल्यूशन होने से पहले, है ना, अब क्या होता है, दोबारा फिर से प्राइमरी oocyte डिवाइड करती है। अब यहां पर मियोसिस स्टेज, यहां से इस स्टेज को हम मैचुरेशन स्टेज बोलते हैं। ग्रोथ फेज खत्म हो जाती है। ग्रोथ फेज के ओवर होने के पहले, ग्रोथ फेज के ओवर होने के बाद अब मैचुरेशन फेज आती है। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, बेबी बर्थ ले चुकी है लेकिन अभी उसमें एवोल्यूशन नहीं स्टार्ट हुआ, मतलब प्यूबर्टी आने से पहले और बर्थ के बीच में, इस बीच में जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होने के बाद अब यहां पर प्राइमरी oocyte डिवाइड होती है, मियोसिस होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, तो 23। लेकिन यहां पर अब आप देखिए, जो मियोसिस होती है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, मियोसिस को हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसे आप रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर एक 2n सेल से 4n सेल्स का फॉर्मेशन होने वाला है, और सभी n सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। तो यहां पर 46 से क्रोमोसोम की एक सेल थी, ये 4 सेल में डिवाइड होगी, लेकिन पर सेल में 23 क्रोमोसोम ही होंगे। तो यहां पर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। साथ में एक बात और बताना चाहूंगा, इस तरह की मियोसिस यहां पर जो होती है, इसको हम अनइक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। अनइक्वेशनल डिवीजन बोलने के पीछे मेरा पर्पस ये है क्योंकि यहां पर अनइक्वल साइज की सेल का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एक लार्ज सेल बनती है, जिस लार्ज सेल को हम लोग, मतलब मियोसिस फर्स्ट में एक लार्ज सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, राइट। और दूसरी जो छोटी सेल बनती है उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी oocyte जो होती है, अब ये मियोसिस सेकंड में जाती है, मियोसिस सेकंड में जाकर के मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती है। अब देखिए अब होता क्या है, यहां पर
अब इसके बाद जब ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, ये वाली प्रोसेस, इसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होता है तो यहां पर ओव्यूलेशन के टाइम पे अब देखिए स्पर्म आकर के फ्यूज हो जाता है इस स्टेज में ही। मतलब स्पर्म किससे फ्यूज होता है? सेकेंडरी oocyte से स्पर्म आकर के फ्यूज हो जाता है। स्पर्म के फ्यूजन के बाद ये 2 सेल में डिवाइड होती है। फ्यूजन के पहले 2 सेल में डिवाइड नहीं होती है, तो फ्यूजन के बाद 2 सेल में डिवाइड होती है, ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है और अब यहां पर जाकर के सेकेंडरी oocyte बनती है, सॉरी सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। तो सेकेंडरी oocyte से सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है और ओवम को फॉर्मेशन होता है। यहां पर जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी ये भी 2 सेल में डिवाइड होती है और 2 सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होती है। ये तीनों की तीनों पोलर बॉडी रिजनरेट हो जाती हैं और सिंगल एग का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे जाकर के ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होने के बाद ये एक जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द oogenesis। होप यू आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।